कि यदि आप किसानों के बीच पहुंचे होते उस दौरान, मैं बीच पहुंचता मेरी गाड़ी तोड़ देते। दीपेंद्र हुड्डा को कैसे देख रहे हैं आप? अंडर द अम्ब्रेला एंड शेडो ऑफ हिज फादर। बीजेपी के लोग परिवारवाद कहते हैं कांग्रेस के विरुद्ध, और फिर सबसे ज्यादा परिवार के ही लोगों को टिकटें दे देते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता। क्या हालात है गुड़गांव के? गुड़गांव को जिन लोगों ने सोचकर मास्टर प्लान बनाए हैं उनने बर्बाद किया, और उसका सबसे बड़ा अहम हिस्सा है भूपेंद्र हुड्डा। एक राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के नाते कोई जबरदस्ती भी मरने जाए तो आप रोकेंगे ही रोकेंगे उसे? कोई स्वेच्छा से जाना चाहता, क्या उस अवसर को हम डिनाई कर देंगे? उस देश लोग भेजे जा रहे थे, मजदूर भेजे जा रहे थे जहाँ पे एक लंबे समय से युद्ध चल रहा था। हमारे प्रदेश की आबादी 3 करोड़ है। आप कितना रोजगार बना पाएंगे? तो इसका मतलब आप इजराइल भेज देंगे। विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने पर आपकी क्या टिप्पणी है? आप देश के लिए खेलते हैं, सारा देश गर्व के साथ उसका सम्मान करता है। पॉलिटिकल मैदान में खेलेंगे तो फिर पॉलिटिकली खेलेंगे। जीत की शुभकामनाएं नहीं देंगे? चुनाव की शुभकामनाएं जीतूंगा, जीतेगा हमारा कैंडिडेट। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे जिस पर देख रहे हैं और ये हमारा कार्यक्रम ऑन द रिकॉर्ड है। इस बार हरियाणा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हम पहुंचे हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए, जिनका नाम हुआ दुष्यंत चौटाला। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका हमारे साथ शो में। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ पीछे से। क्या है कि लोग आते हैं, अभी चुनाव का मौसम है तो शुरू से शुरू करेंगे लोग और शुरू से शुरू बात करके निकल जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि पे जाना चाहता हूँ कि अगर मैं देखूं तो 90 के दशक में भी अगर देखा जाए, या फिर जब तक देवीलाल साहब का वर्चस्व था हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में, तब तक हमेशा से उनकी पार्टी और आपका परिवार किसी भी पार्टी के साथ, खासकर बीजेपी के साथ, एक बड़े भाई की भूमिका में होता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि आपका पूरा परिवार बिखर चुका है। आप एक नई पार्टी लेकर के आते हैं, उस पार्टी से आप बीजेपी के साथ, जिस पार्टी के साथ आप कभी जाना नहीं चाहते थे, उसके साथ गठबंधन करके सरकार में आते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। ये सारे परिदृश्य कैसे बदलते रहे? अनिल, पहले तो जो आपने बात कही 1990 की करो, 2000 की करो या 2019 की करो, बीजेपी छोटी पार्टी थी, राष्ट्रीय लेवल पर बड़ी बन गई। जब जनता दल बनी थी जब भी छोटी पार्टी थी। समय राजनीति में किसका कब आ जाए इसको कोई नहीं आंक सकता। जनमत है, जनमत का विश्वास है, विचार जुड़ने पे है कि जनमत किस तरीके से साथ देगा। अब हम बात करते हैं कि परिवार बिखर गया। राजनीतिक तौर पर परिवार अलग रास्ते चला और कोई एक परिवार हमारा नहीं है। गांधी फैमिली 2 पॉलिटिकल पार्टीज में है, बादल फैमिली 2 पॉलिटिकल पार्टीज में है, समाजवादी पार्टी के 2 हिस्से हुए, 1 हुए, 2 हिस्से हुए, 1 हुए। आप साउथ इंडिया में चले जाओ, टीडीपी की शुरुआत कर लो। आप महाराष्ट्र चले जाओ तो अनेक उदाहरण हैं। हर स्टेट में पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं और वो जनमत को और जन भावनाओं को देखते हुए लिए जाते। और उस सफर के अंदर मेरे को तो ये अनुभव, आप कह लीजिए 31 साल की उम्र में मिल गया, जो शायद लोगों ने 70 साल की उम्र में देखा। और अब जो हमने निर्णय लिया एक नए झंडे डंडे के साथ शुरुआत करके आगे बढ़ने का, उसने हमें ताकत भी दी। प्रदेश के अंदर जन भावनाएं भी जुड़ी, हमारे 10 विधायक भी चुनकर आए, प्रदेश के अंदर सरकार के अंदर हिस्सेदारी हुई। जो वादे हमने जनता के साथ किए रहे थे उन वादों को हम पूरा भी कर पाए। आपको लगता है कि आपने सारे वादे पूरे किए? बिल्कुल। हमारे अहम जो घोषणाएं थी, चाहे 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात हो, 50% वुमेन रिजर्वेशन की बात हो, 8% बीसीए को रिजर्वेशन देने की बात हो, हम अचीव कर पाए। क्या आप राजनीति में भी इस 50% की जो भागीदारी है महिलाओं की, उसकी बात करते हैं? हमने पिछली बार 19 कैंडिडेट दिए थे, इस बार कितने थे? अभी तो शुरुआत है चुनाव की। अभी भी हमारी सूची के अंदर महिलाएं आई हैं और अभी तो पूरी सूची भी नहीं है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि सारी सूची आने के बाद 30% भी महिलाओं का दर हो सकता है? ये नहीं कह सकता कि 30% होगी, मगर सबसे अधिक
सम्मान महिलाओं का मिले। आपने रोजगार की भी बात की। आपको लगता है कि हरियाणा के जो युवा हैं उनका रोजगार हरियाणा में मिला है? बड़े हैं, कम तो नहीं हुए। क्या आप 60% पॉपुलेशन को रोजगार दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी दे पाएगा। लेकिन मगर आप अफसर बना सकते हो। मैंने 4.5 साल में मारुति की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री खरखोदा में लगाने का जो प्रयास किया, मैं कामयाब रहा। आज 15,000 एम्प्लॉयमेंट वहाँ आएगी। फ्लिपकार्ट का एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस मानेसर में पाटी हाजीपुर गांव में लगवा रहे हैं, वहाँ पर 12,000 की एम्प्लॉयमेंट आएगी। एटीएल बैटरीज मेवात में आई है। 44,000 करोड़ का निवेश 4.5 साल में हम ला पाए और लगभग 1 लाख के आसपास प्राइवेट रोजगार के अवसर पैदा कर पाए। आई थिंक आई सक्सीडेड। तो ये सारी चीजें तो तब हो पाई ना जब बीजेपी के साथ आप एसोसिएशन में थे। मैं गवर्नमेंट में था। हाँ, सर छोटू राम एक चीज कहा करते थे, काम जब हो पाएंगे जब राज्य में हिस्सेदारी होगी। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने आपको उस दौरान काम करने दिया खुल के? अगर मैं गिनवा रहा हूँ चीजें तो मैंने खुल के काम किया। तो फिर बीजेपी से गठबंधन क्यों छोड़ दिया साहब? सीट शेयरिंग पे सहमति नहीं बनी। हमारा मुख्य एजेंडा जो था वो हम पूरा फुलफिल नहीं कर पाए। सिर्फ यही मसला था? बिल्कुल। और पॉलिटिकल पार्टी का क्या मसला होगा? 2019 में आपकी माताजी का एक बयान था कि किसी भी कारण से बीजेपी के साथ एसोसिएशन नहीं होंगे। तो माताजी की जो भूमिका थी उसके साथ आप नहीं गए, पिताजी ने आपको सुझाव किया कि आप बीजेपी के साथ संगठन ने किया। आई थिंक फैमिली डिसीजन से बड़े ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो अभी आप बीजेपी को, आपके में कुछ वीडियो सुन रहा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि हम उन्हें हरियाणा से जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। बिल्कुल। आज हालात उनके ये है कि 67 सीटें आने के बाद आधी बीजेपी खाली हो चुकी। क्या दिक्कत आपको नजर आती है बीजेपी में? देखिए, उनका कैडर जो था एक बुलबुले की तरह था। हाँ। और जैसे ही टिकट बंटवारा हुआ है उनने अपने कैडर को दरकिनार किया। हाँ। उनने फैसले लिए अपने हित के लिए, जिसमें हमारे भी विधायक हैं, कोई और विधायक, पूर्व विधायक हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो उनको कहीं फायदे लगे होंगे उनने चुने। तो उनके ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट के अंदर बगावत हुई। और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ा रिस्क यही रहता। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर इस पर आप बीजेपी से अलग हो गए हैं तो आप सरकार में मतलब मजबूत एक स्थिति में स्टेट में? पिछली बार बीजेपी कांग्रेस के किसी के साथ था, अकेला ही लड़ा था और आगे भी लड़ रहे हैं। आज मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद है। मैं मानता हूँ दोनों 36 साल के युवा हैं और 11 की ताकत के साथ प्रदेश को एक युवा नेतृत्व देंगे। किसान आंदोलन को कैसा समझते हैं आप? 3 कानून थे, केंद्र सरकार ने बनाए थे। हमारा तो ना कोई सांसद था, विधायक था, और उसके विरोध में एक जनसमूह विकर्तित हुआ और उस जनसमूह ने लड़ाई लड़ी और 3 कानून विड्रॉ हुए। ठीक है, मानता हूं कि आपका कोई नेता नहीं था, कोई वो नहीं था, लेकिन आपने अपनी भूमिका क्या निभाई? मैंने प्रदेश के अंदर जो किसानों की मांग थी उसको बहुत हद तक फुलफिल किया। हरियाणा में मेरे से पहले 5 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी, आज वो 14 है। और हमने एक एक दाना खरीदा और एक एक दाना टाइमली खरीदा। जो फार्मर 2 दिन मंडी में सोया करते थे उसको 2 घंटे में हमने मंडी में उसकी फसल बेचने का अधिकार दिया। जिसकी पेमेंट 2 महीने 2.5 महीने में आया करती थी, उस फार्मर को हमने 2 दिन के अंदर डीबीटी के माध्यम से आड़ती को साइडलाइन करते हुए उसके खाते में पैसा पहुंचा करने का काम किया। लेकिन किसान तो खुश नहीं है आपसे। खुश हो ना हो, किसान तो ये कहता है कि चाहे वो अभी वाले प्रदर्शन हो रहे हैं, जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए किसान हैं, चाहे वो 2020 देश के, चाहे 2020 और 21 में जो प्रदर्शन हुए थे, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ पंजाब के किसान वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के भी कई सारे किसान सर। अधिकतम किसान जो शंभू बॉर्डर पर है वो पंजाब सरकार उनको नहीं फुलफिल कर पा रही, इसलिए विरोध कर रहे हैं। केंद्र के वादा जो किया हुआ था कि कानून बना दिया जाएगा एमएसपी पे, उसका विरोध कर रहे हैं। एज अ स्टेट जो मैंने स्टेट में किया, आई थिंक आई फील हैप्पी कि मैं अचीव कर पाया। आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि आप किसानों के बीच पहुंचे होते उस दौरान
तो शायद किसानों की जो सहानुभूति, जो विश्वास एक पैदा होता, वो आपके प्रति मैं बहुत बीच ज़्यादा पहुंचता मेरी गाड़ी तोड़ देते। क्या वाकये नहीं हुए? कई बार वाकये हुए हैं। आपकी गाड़ी तोड़ देते ही इस बात का आपको डर है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती। हमारे परिवार ने झेला है। खुल के बताइए। 2005-4 में या 3 में चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, फैसले हो गए थे और कंडेला के अंदर एक गोली चली। INLD का रेजीम था। हाँ। मैं तो उस समय हॉस्टल में था। उस समय क्या वारदात हरियाणा में हुई थी कोई बोल नहीं सकता। क्या आप चाहते हो, क्या मेरे को आप उकसा रहे हो कि मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एग्रीवेट करूं? नहीं करूंगा। मेरे लिए मेरे प्रदेश का एक एक नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे मेरे पक्ष का हो चाहे विरोध का। तो आपको इस बात का डर था? डर मुझे नहीं, मुझे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का डर था। और प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बिगड़ा। हम खुश है कि 1 साल के अंदर कोई ऐसी घटनाक्रम नहीं हुई। हमारे MLA की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, हमारे उस समय के डिप्टी स्पीकर की पूरी गाड़ी तोड़ दी गई। क्या ये विरोध का और बात रखने का तरीका है? नहीं है। मेरी मदर की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, 2 हमारी महिला कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फटे। क्या ये विरोध का तरीका है? लेकिन इस बार तो आप चुनाव अकेले सरकार बनाने की बात से कर रहे हैं ना? आप और आज़ाद समाज पार्टी मिलके जो चुनाव लड़ रही है। आप दोनों लोग युवा हैं, 36 साल के हैं, विदेश से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है। कम से कम ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि अभी की पॉलिटिक्स में, खासकर हरियाणा में या देश में देखा जाए, तो आप सचमुच युवा हैं। वो युवा नहीं जो 50 के बाद भी युवा कहलाए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। तो अगर एक राज्य को चलाने के हिसाब से अगर आपको पॉलिसीज बनानी हो, एक विजन रखना हो, तो आप क्या रखेंगे? क्योंकि हरियाणा में भी घूमा हूँ सर, और मैं जानता हूँ कि वहाँ के स्कूलों की स्थिति क्या है, वहाँ के अस्पतालों की स्थिति। हरियाणा में घूमे हैं और देश में भी घूमे होंगे। हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बचे प्रदेशों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर देखा? देखा। हमने 4 साल में 29,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क को सुधारा। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री आने की, तो प्रदेश के प्रत्येक जिले में कैसे क्लस्टर अप्रोच बनाई जाए, हमने एक पॉलिसी बनाई थी और मेरे द्वारा निर्धारित है, उसका नाम है पद्मा। कि हम एक ब्लॉक में कैसे 25 एकड़ का छोटा इंडस्ट्रियल यूनिट बने। और आज उसका नतीजा है कि MSMEs के क्लस्टर डेवलप होने लगे, वो रोजगार के अवसर दे। 4.5 साल में 13 अलग अलग पॉलिसीज, टेक्सटाइल है, MSME है, स्टार्टअप है, आपके इसकी मेडिकल इक्विपमेंट्स की है, अप्लायंसेस की है। 300 करोड़ रुपया हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मेवात में लेकर आए, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं उसकी डेवलपमेंट की है। ये योजनाएं बनाई हैं और मुझे खुशी है कि अधिकतम नौजवानों ने स्टार्टअप्स के माध्यम से, नए नए उद्योगों के माध्यम से अपना बिजनेस डिविएट कर नई चीज़ों में, मॉडर्न चीज़ों में आने पर अपने आप को डाइवर्ट किया और उसका लाभ लिया। एक फैक्ट है जो पूरा देश शायद नहीं जानता कि जो PPP किट्स की इतनी हाई डिमांड कोविड में हो गई थी, उसकी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हरियाणा के भिवानी जिले में करी गई, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम 2020 में दे पाए। हरियाणा वो राज्य था जिसने 21 दिन बाद अपनी एसेंशियल कमोडिटीज को भी और नॉन एसेंशियल इंडस्ट्री को भी परमिशन दे दी थी कि आप अपने इंडस्ट्री को चला सकते हैं, कि उद्योगों में नुकसान ना हो। दैट्स उसका कारण था कि हमारा जो GST था वो 18,000 करोड़ से बढ़कर 36,000 करोड़। रोजगार पर अगर मैं फिर से और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा इस समय जो एक आग है युवाओं में, वो इस बात को लेकर के है कि रोजगार नहीं है, देश भर में नहीं है। हरियाणा के युवाओं की अगर आप ये कह रहे हैं कि ये छोटी छोटी कुछ कुछ पॉलिसीज से उनका भविष्य बेहतर हो पा रहा है या फिर रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस सरकार में आप थे, उसी सरकार में उस देश लोग भेजे जा रहे थे, मजदूर भेजे जा रहे थे, जहाँ पे एक लंबे समय से युद्ध चल रहा था। मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ, और ये 2023 के नवंबर और दिसंबर की बात कर रहा हूँ, जब हरियाणा सरकार 10,000
मजदूरों को तैयार हो गया था भेजने के लिए, कुछ जत्थे गए भी, ठीक है। क्या आप इस चीज़ को सही मानते हैं? क्या आप सचमुच ये मानते हैं कि हरियाणा में रोजगार इतना है कि यहाँ के लोगों को उन जगहों पे ना जाना पड़े? हमारे प्रदेश की आबादी 3 करोड़ है, आप कितना रोजगार बना पाए? तो इसका मतलब आप इजराइल भेज देंगे? नहीं, हम तो दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत लोग हैं हमारे। पर वहां तो भेजे जा रहे थे ना, तब भेजे जा रहे थे जब वहां पे युद्ध चल रहा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं हमने उनके हाथ बांध कर, जैसे रशिया ने हमारे स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ कर बॉर्डर पे भेजा, हमने किसी को भेजा? एक राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के नाते, जब आप थे उस दौरान, तब की बात कह रहा हूँ, इतना तो आप ये समझते होंगे कि अगर कोई जबरदस्ती भी मरने जाए तो आप रोकेंगे ही रोकेंगे उसे। कोई स्वेच्छा से जाना चाहता है और उसको अवसर मिलता है कि यहाँ वो 17,000 की नौकरी करेगा और वहां उसको 1 लाख की नौकरी मिलेगी, क्या उस अवसर को हम डिनाई कर देंगे? जब गवर्नमेंट बनी, मेरा विजन था कि हम प्रत्येक देश के साथ टाई अप करें और फॉरेन कॉरपोरेशन को प्राथमिकता दें। हमने एक विभाग बनाया फॉरेन कॉरपोरेशन, और फॉरेन कॉरपोरेशन विभाग ने देश की प्रत्येक एम्बेसी से टाई अप किया और टाई अप कर कर उनसे कहा कि आपके वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, तो हमारा फॉरेन कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट प्रदेश के युवाओं को वो अवसर देना चाहिए। और एक अफ्रीकन हरियाणा समिट हुआ, और बहुत कम हिंदुस्तानियों को पता है कि स्टेट कैन हैव अ टाई अप विद अ फॉरेन कंट्री। आपको यूनियन की परमिशन की जरूरत है, यूनियन की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, स्टेट कर सकती है। और उस कदम को उठाते हुए हमने कई बच्चों को अफ्रीका के अलग अलग देशों में जाने का अवसर दिया। हम दुबई गए, स्किल इंडिया के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर बच्चे स्किल्ड थे प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिशियन में, जो ITIs करे हुए थे, उनको दुबई, सऊदी भी हमने भेजा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हर कंट्री में एक अलग अपॉर्चुनिटी है। इंडिया में एक ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है आज के दिन, बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। मगर लोग वो देखते हैं कि वो डेवलप कंट्रीज के अंदर शायद उनका लाइफस्टाइल कितना बेहतर हो जाए। मैं पढ़ के आया हूँ 4 साल, मैंने अमेरिका का लाइफस्टाइल देखा है। वहाँ अगर परचून की दुकान पे भी जाना है तो आप गाड़ी लेकर जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा देश है। मैं लंदन भी रहा हुआ हूँ, और लंदन के अंदर आपने 10 किलोमीटर भी शायद पैदल कवर कर लेने, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई। न्यूयॉर्क में वही हालत है। तो हर देश की हर चीज का एक अलग अंतर है। इस पे आपके अनुभवों के बारे में 1-2 सवाल पूछूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका जो प्रदेश है हरियाणा, वो खेलों को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे है। क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, उसे बेहतर करने के लिए 3 कदम उठाए, क्योंकि कई बार पहलवान से लेकर के खेल जितने भी, हमने 3 कदम उठाए थे और कामयाब रहे हम। पहला, अवार्ड मनी बढ़ाया, 6 करोड़ किया, और मुझे लगता है उसका फ़ायदा ही मिला है कि हमारे मेडल टैली में इस बार पैरालंपियन भी बहुत आए। ओलंपियन तो आए, पैरालंपियन भी बहुत आए। और इस पेरिस ओलंपिक्स की ब्यूटी क्या थी कि मेडल टैली का 83% हरियाणा का है। इतना सा प्रदेश, 2% आबादी का प्रदेश, और 83% मेडल देता है। वी फील प्राउड। हमारे यहाँ पर एक बच्चे की डाइट जो थी वो 150 रुपये पर डे थी, हमने उसको बढ़ाकर 400 की, और आने वाले भविष्य में मैं वादा करता हूँ 1000 भी करूँगा। हमारे यहाँ पर जो नए स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस होते थे, कभी उन पे फोकस नहीं था। रेसलिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स में भी शॉर्टपुट, डिस्कस, जैवलिन, इन पे फोकस रखा जाता था, और फील्ड गेम के अंदर हॉकी पे ज़्यादा फोकस रहा है हरियाणा का। हरियाणा के अंदर हमने अकेडमीज बनानी शुरू करी, गवर्नमेंट अकेडमीज भी, और हमने प्राइवेट अकेडमीज को भी 1500 रुपये पर मंथ का सपोर्ट दिया पर प्लेयर का। और उससे ये लाभ मिला कि हमारे यहाँ पर जो नए स्पोर्ट्स थे उसके लिए स्पेशल स्कीम्स चलाई गई। जैसे आपने इस बार के ओलंपिक्स में देखा होगा कि इंडिया में नहीं खेला जाता, मगर थाईलैंड और ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनमें बहुत खेला जाता है किक बॉक्सिंग। वो ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस हो, किसी ने तैयारी, नोबडी कुड थॉट कि ये भी गेम एकदम आ जाएगा। और कॉमनवेल्थ में हमने झटके भी सहन करे हैं कि शूटिंग बाहर होगी, जहाँ की शूटर्स हरियाणा के थे। तो वी हैव टू गेयर अप टाइम के साथ
कि क्या इंटरनेशनली अब नया आ रहा है। और इंडिया ने तो मार खाई भी है। शायद आप ओलंपिक्स की बात करें तो एक दौर था इंडियन फुटबॉल टीम, प्री इंडिपेंडेंस की बात है, कि मेडल जीत के आने का, और उस समय रूल इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि आपको जूते पहन के फुटबॉल खेलना है, और हमारे प्लेयर्स को जूते पहनने की आदत नहीं थी। और धीरे धीरे हर गेम में जिस कंट्री का दबदबा रहता है वो बदलाव करता है। जैसे हॉकी के अंदर है, हॉकी के अंदर ग्रीन टर्फ पे हॉकी खेली जाती थी, सडनली उसको ब्लू कर दिया गया। जब इंडिया ब्लू में अच्छा खेलने लग गया तो उसको पर्पल कर दिया गया। तो ये तो रणनीति है, और रणनीति के तहत खेल में कौन बेहतर होगा वो आगे बढ़ेगा। मगर हम करेंगे। हमने प्रदेश के अंदर स्टेडियम्स को अपलिफ्ट भी किया है। आप पंचकुला चली जाइए, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, गुड़गांव चली जाइए आप। मैं जब सांसद था, मैं 3 हिसार लोकसभा की बात करूं तो एक हॉकी टर्फ लेके आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, साई से। वहाँ पर एथलेटिक्स का ट्रैक लेके आया 800 मीटर 400 मीटर का। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्टों में काम हुआ है। मगर हाँ, आने वाले भविष्य में जब नेतृत्व होगा तो मैं ये मानता हूँ कि हर जिले में एटलीस्ट 2 से 3 गेम हम इंटरनेशनल लेवल के करा पाए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने। खेलो इंडिया सिर्फ प्लेयर फोकस्ड है, और खेलो इंडिया के अंदर एक भेदभाव रहा है कि गुजरात को 650 करोड़ से ऊपर मिला और हमें 70 करोड़ भी नहीं मिला। मगर उसके बावजूद क्या हमारे खिलाड़ी रुके? गुजरात के 2 खिलाड़ी थे, हमारे 25 खिलाड़ी थे। हम तो हमेशा प्राउड फील करते हैं, और ये फैक्ट्री चलती रहेगी, और खेल ही नहीं, फौज में भी चलेगी। आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, शायद आपने भी कभी रिसर्च नहीं करी होगी, कि इंडियन आर्म फोर्सेस में, इंडियन मिलिट्री में हम 10% है, इंडियन एयरफोर्स में हम 12% है, और लैंड लॉक स्टेट है हमारा। इंडियन नेवी में सोचो कितने होंगे? 17%। और आज भी इंडिया के जो डीप सी पेंटर्स हैं, जो नीचे से जाके बोट को पेंट करते हैं, उसका 50% हरियाणा देता है। जो प्रदर्शन हुए रेसलर प्रोटेस्टर्स का, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक आरोप है, गंभीर आरोप है। पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी, कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है, और मुझे लगता है कि उसके अंदर इंसाफ हो। विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने पर आपकी क्या टिप्पणी है? शुभकामनाएं देता हूं। क्या सम्मान करेंगे आप उनके खिलाफ? कैंडिडेट तो सिटिंग एमएलए ऑलरेडी अनाउंस्ड है। उनकी राजनीति में आ जाने के बाद थोड़ा सा विचार चेंज भी होते हैं क्या? योगेश्वर भी लड़ा था पिछली बार, उसके सामने भी कैंडिडेट था। हमारी पार्टी से भी योगराज सिंह लड़े थे, उनके सामने भी और पार्टियों ने कैंडिडेट दिए थे। आप देश के लिए खेलते हैं, सारा देश गर्व के साथ उसका सम्मान करता है। पॉलिटिकल मैदान में खेलेंगे तो फिर पॉलिटिकली खेलेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आप पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए जब विदेश में थे, आपने वहाँ के सिस्टम्स को देखा, आपने वहाँ के वर्क कल्चर को देखा कि कितना स्मूथली वो काम चल रहा है। हरियाणा में आप क्या मिस करते हैं? देखिए, हमारा उनका कल्चर बिल्कुल अलग है। वहां पर घड़ी से आदमी चलता है। 8 घंटे की शिफ्ट है, आधे घंटे का ब्रेक है, तो आधे घंटा 1 से 1:30 बजे होना है तो होना है। हमारे वो कल्चर नहीं है। हम ओवर टाइम भी कर जाएंगे, अंडर टाइम भी कर जाएंगे, मगर उन लोगों के पास सिस्टम बने हुए दशक हो गए। हम उस प्रोफेशनल कल्चर में पिछले 3 डेकेड से आए, तो धीरे धीरे हम उस सिस्टम को अपने सिस्टम के साथ जोड़ पाएंगे। मगर कई बेहतर चीजें हमारे सिस्टम की भी हैं, जिसके अंदर चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस हो। देश भर में परिवारवाद को लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं, अमूमन हर एक इंटरव्यू में होते हैं। मैं बस आपकी एक राय जानना चाहता हूँ, इस पे आपकी क्या क्लैरिटी है? देखिए, परिवारवाद की टर्मिनोलॉजी क्या है? जो लोग बोलते हैं उनका दिमाग ही क्लियर नहीं है। मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ, परिवारवाद आप किसको कहते हैं? एक ही परिवार का आदमी, खासकर जब वो बड़े पैमाने पे चले गए, अगर राजनीति में ही है तो उन्हीं के परिवार के लोग मुख्यमंत्री, सीएम, एमएलए, विधायक बन। क्या जज का बेटा जज नहीं बनता? वकील का बेटा वकील नहीं बनता?
डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, प्रेस रिपोर्टर का बेटा प्रेस रिपोर्टर नहीं बनता। अरे इच्छा है तभी तो आप उस प्रोफेशन में जा रहे हो। कोई आपको थोप के एमएलए बना सकता है? और 5 साल में फिर टेस्ट देना है, फिर जीतना है, फिर टेस्ट देना है, फिर जीतना है। आप जीत सकते हो? मुझे तो नहीं लगता। एक अच्छा। जनता का जुड़ाव हो सकता है। हाँ। एक जनता का जुड़ाव हो सकता है एक विचारधारा से, और उस विचारधारा के प्रति लोग जुड़कर साथ देते हैं, वो राजनीति है। मैं आपको केस बता देता हूँ। मेरा दोस्त है पानीपत का अभिनव, उसके फादर डॉक्टर थे, पढ़ाई करी, वो डॉक्टर बन गया। सर्जन का बेटा ऑन्कोलॉजिस्ट बन गया, मगर है तो डॉक्टर ही। मेरे 3 दोस्त हैं, जिसका ग्रैंडफादर आर्म फोर्सेस में था, आज वो आर्म फोर्सेस में है। मेरे कोई 9 दोस्त होंगे जिनके फादर ग्रैंडफादर वकील थे, आज वो वकील हैं। मगर क्या फौज में डिसिप्लिन की जॉब में प्रमोशन सस्टेन करना उसके ग्रैंडफादर या फादर की वजह से नहीं हो सकता? गोली लग जाएगी, मर जाएगा, शहीद हो जाएगा। क्या डॉक्टर जो सर्जरी कर रहा है उसका फादर आके सर्जरी करे उसकी तरह, पेशेंट मर जाएगा? और अगर अच्छे वकील का बेटा फेल वकील है तो भैया उम्र कैद हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ईमानदारी से आप बताएंगे, पूरे देश भर में आप देख लीजिए, नज़र दौड़ा लीजिए, हो सकता है आपके राज्य में भी ऐसा भी तो जो आप काबिल निकले, आप काबिल हैं तो आप यहाँ तक पहुँचे। कई नेताओं के बच्चे कई ऐसे भी हैं जो काबिल नहीं भी हैं, तो क्या वो पहुंच उन्हें भी एमपी एमएलए बनाया गया है। कितनी बार बने? मैं जस्ट आपसे टिप्पणी एक चाहता अरे हूँ। मैं यही तो बोल रहा हूँ, कितनी बार बने? आप एक आईएएस के बेटे को नहीं, मैं तो मस्करा आपसे जवाब नहीं, चाहता था मस्करा इस पे। नहीं, मैं ये चीज हम बारी बारी सुनते हैं। मेरा व्यक्तिगत राय परिवारवाद के खिलाफ बिल्कुल मैं भी इस नहीं। शब्द के खिलाफ हूँ। ये तो हर प्रोफेशन में है। हमारा सिटिंग एडीजीपी सीआईडी का बेटा यूपीएससी में नंबर 8 आ जाता है, सही बात है। तो वो परिवारवाद नहीं है क्या? हमारे यहाँ पर 3 चीफ सेक्रेटरी, 3 सगी बहनें हरियाणा में रह ली, क्या वो परिवारवाद नहीं है? मगर कोई बोलता नहीं है, क्योंकि हमें कैमरा फेस करना पड़ता है, आपके सवाल का जवाब देना पड़ता है, और उन लोगों को किसी को जवाब नहीं देना। और बीजेपी के लोग परिवारवाद कहते हैं कांग्रेस के विरुद्ध, और फिर सबसे ज्यादा परिवार के ही लोगों को टिकटें दे देते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता। आपने अभी अपने नामांकन के बाद हल्फनामा दायर किया था जिसमें आपकी संपत्ति वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें थी कि 5 साल में आपकी संपत्ति जो बढ़ के 122.36 करोड़ हो गई है, जिसमें बढ़ोतरी हुई है 47 करोड़ रुपए की परिवार की, पारिवारिक। हाँ, क्योंकि उसके अंदर मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरे फादर का एचयूएफ है। उसमें अकेले 64.93 करोड़ रुपए आपके सभी घोषित हैं। आंकड़े तो आपने एक अखबार की कटिंग से उठा ली। क्या मगर क्या आप जैसे साथी ने 2019 का एफिडेविट उठाया और 2024 का एफिडेविट उठाया और उसके फॉर्म बी के एक एक कॉलम को चेक किया कि मेरी 2 प्लॉट बिके, मेरे पे 11 करोड़ का लोन बढ़ा, 14 करोड़ का 14 करोड़ का लोन बढ़ा। सच में पढ़ा हूँ। नहीं, मगर आपने कंपेयर नहीं किया दोनों को। ये तो सिर्फ आपने नंबर उठाए कि इसने इतना दिखाया, इतना कर दिया। क्या मैंने जमीन खरीदी है? एक प्लॉट मेरे फादर के नाम था, 2 प्लॉट्स थे, एक मेरे को उनने गिफ्ट कर दिया, एक मेरे ब्रदर को गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट है। क्या उनने नई संपत्ति खरीदी? नहीं खरीदी। अब उनका एफिडेविट आएगा तो उसमें आंकड़े अलग होंगे, उनके कम हो जाएंगे, मेरे बढ़ गए। 2 आखिरी सवाल मैं और आपसे पूछूंगा। दीपेंद्र हुड्डा को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी 5वीं बार सांसद बने और मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा वाक्य अभी पार्लियामेंट का हो जहां उनने यूनियन गवर्नमेंट को हिलाया। अभी तो बहुत सफर उनने चलना है। अभी तो वो अंडर द अम्ब्रेला एंड शैडो ऑफ हिज फादर है। निकलेंगे, दुनियादारी देखेंगे, जब तो पता चले। तो नेता नहीं मानते अभी अपन को? नहीं, नेता तो है, अगर 5 बार जीता है तो कौन नहीं कह रहा नेता नहीं, मगर वो छतरी के नीचे तो है, उस छतरी से तो बाहर निकलने दीजिए। कुमारी शैलजा अच्छे नेता है, लंबा समय हो गया हरियाणा की पॉलिटिक्स में, कई चुनाव लड़े हैं, हारी है, जीती है,
विनेश फोगाट के बारे में आखिरी बार क्या बोलेंगे? अच्छी प्लेयर है, लड़ाकी है। जीत की शुभकामनाएं नहीं देंगे? चुनाव की शुभकामनाएं दी तुम्हें, जीतेगा हमारा कैंडिडेट। नायाब सिंह सैनी कटी पतंग। क्यों? खुद स्टेटमेंट देते हैं मैं करनाल छोड़ के नहीं जाऊंगा। उनका एक सीनियर पदाधिकारी कहता है नारायणगढ़ लड़ेंगे, एक कहता है गुहाना लड़ेंगे, और टिकट मिलती है लाडवा से। तीज के दिन जब पतंग उड़ाते हैं और दूसरा उसको काट देता है तो आपको ये नहीं पता कि आपकी पतंग किस घर पे जाके गिरेगी। सोशल मीडिया पे आपने लिख रखा था कि दम हो तो कहाँ से लड़ने के लिए? करनाल से लड़ने के लिए क्यों बोला छोड़ था। के भागे? मुख्यमंत्री है, 3 महीने पहले तो लोगों ने विधायक चुना और अब छोड़ गए। इसका मतलब तो लोगों पे विश्वास 3 महीनों में ही खत्म हो चुका उनका। किस तरह के कंडीशन में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया आपके नजर से? बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से बचना चाह रही थी, हमारा अलायंस आगे चलना नहीं था लोकसभा से पहले। उस तरीके के अंदर एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री के तौर पे इनको नहीं मिली। तो कब आपने प्लान कर लिया था कि मुझे बीजेपी के कोई साथ प्लान नहीं नहीं था। रहना है? हमने उनसे चर्चा करी, जब सीट शेयरिंग पे सहमति नहीं बनी, हमने ये भी कहा कि 5100 पेंशन कर दो, उस पर भी वो सहमत नहीं थे। पॉलिटिकल पार्टी है, हमने डिसीजन ले लिया। हम कितनी 10 सीट चाहते थे आप लड़ने के लिए? हमने तो प्रायोरिटी के तौर पर हिसार और भिवानी कही थी। लोकसभा के लिए कि लोकसभा के लिए? तो उसी दौरान से ही आपका मोह भंग हो गया उनसे? हमने फैसला किया अलग अलग लड़े। अगर सीट शेयरिंग होती तो विचारों का कोई मतभेद नहीं था आपका और? शेयरिंग होती अलग चीज थी, अब तो अलग अलग लड़ रहे। आप जब पहली बार राजनीति में आ रहे थे, क्या आपने पहले से सोचा था कि पॉलिटिक्स ही मेरा करियर हो सकता है? मैं तो पॉलिटिशियन बाय एक्सीडेंट। इलेबोरेट करके बताइए थोड़ा सा। मैं तो 2000 क्या सिचुएशन बने थे? 2013 26 जनवरी को यूके जा रहा था अपनी मास्टर्स करने ग्लोबल मैनेजमेंट में, और 16 तारीख को मेरे फादर को सजा हो जाती, और सजा होने के बाद हम कोर्ट की लड़ाइयाँ, फील्ड की लड़ाइयाँ, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं, और करते करते 2024 का लोकसभा का चुनाव आ जाता है। और उस समय 25 साल 14 और उस समय 25 साल 11 महीने का था तो मैं मेरा नॉमिनेशन था। 26 साल 1 महीने का मैं सांसद बनी। मगर हाँ, फिर मैंने मेरा प्रोफेशन बनाया, और प्रोफेशन बनाकर मैंने काम किया है। 5 साल पार्लियामेंट में, 5 साल विधानसभा में। एक और बात, सड़क वाली जो बात कह रहे थे, मैंने कहा कि हरियाणा में अच्छी सड़कें हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हरियाणा में बहुत अच्छी सड़कें हैं। गुड़गांव आपका एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा कैपिटल सिटी है हर चीज में। क्या हालात है गुड़गांव के? देखिए, बारिश होती है तो आदमी डूबने तक पानी भर जाता है। नहीं, बिल्कुल है। पानी निकल नहीं पाता है। क्या महाराष्ट्र में जब बारिश आती है तो मुंबई सूखा रहता है? परमात्मा के आगे ये चीज कह के क्या हम बेहतर हो जाएंगे सर? दुनिया का कोई सा अगर ये हमारा अप्रोच रहे। आपको मैं सिर्फ कंपैरिजन, क्योंकि आपने कहा गुड़गांव, एक एग्जांपल आप ले लेते हो, जहां पर मशरूमिंग हो गई। आप मेरे को दुनिया का एक देश, एक शहर बता दो जहां पर पानी ना रुका। गुड़गांव को बनाने में एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग करके उसे सबसे बड़ा फेलियर है। आप जो बात फेलियर है क्योंकि सिस्टम का फेलियर है ना? नहीं है। गुड़गांव को जिन लोगों ने सोचकर मास्टर प्लान बनाए हैं उनने बर्बाद किया, और उसका सबसे बड़ा अहम हिस्सा है भूपेंद्र हुड्डा, बंसीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, भजनलाल जी, चौटाला साहब। 4 मुख्यमंत्री रहे हैं, और चौटाला साहब के शासन में गुड़गांव मिलेनियम सिटी कहलाया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जो हुई वो चौधरी देवीलाल जी ने फर्स्ट लैंड एक्विजिशन कर मारुति को बसाया, उसके बाद हुई। नहीं तो छोटे छोटे गांव थे, और उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुई, धीरे धीरे मशरूमिंग हुई, मगर कॉलोनाइजेशन नहीं हुई। उस समय भी गवर्नमेंट एक्वायर करती थी, और HSVP जो आज कहलाता है, पहले हुड्डा कहलाता था, उसके सेक्टर कटते थे। लास्ट सेक्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में 57 कटा। उसके बाद एक लैंड माफिया पैदा हुआ, और गुड़गांव के चारों तरफ जमीनें खरीदी, और आंख बंद कर लाइसेंस दिए गए, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईएस्ट इंक्वायरी मार्क कर रखी है। लोग जेल में भी हैं, लोग जेल में हर रोज जा भी रहे हैं।
और उस समय ना पार्क्स बनाए गए, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करने की पॉलिसी बनाएगी। जो आया जमीन ली, लाइसेंस लिया, कैसे लिया, उसकी इंटीग्रिटीज तो आपको भी मेरे से बेहतर पता है। पैसे दिए, लिया और किया, इंक्वायरियां होएंगी, लोग जेल जाएंगे। मगर उनने गुड़गांव को बर्बाद कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा के शासन में एक नहीं 2 मास्टर प्लान है, 2031 का, 2035 का। और उस मास्टर प्लान को आप कभी उठाकर देखोगे तो उसमें गुड़गांव कैनाल नहीं थी, उसमें बादशाहपुर ड्रेन नहीं थी। ये तो बाद में सुधारी गई चीजें और आज भी लगे हुए हैं। मैंने रेवेन्यू मिनिस्टर होते हुए 9 कोर्ट केसेस रिजॉल्व करवाकर एक्विजिशन करी है कि एटलीस्ट हम इस पानी को बाहर निकालने का चैनल दे पाए। वो फेलियर रहे हैं और हमें तो ये तो पूरी तरीके से फेलियर है ना। आप समझिए कि जहाँ पे पूरी दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनीज के दफ्तर हैं, हजारों लाखों लोग यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं और उनके लिए एक कोई सुविधाजनक चीजें नहीं। सुविधाजनक की बात नहीं है। नेचुरल कैलेमिटी के आगे आप नहीं रुक सकते। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो प्रेडिक्टेड रेन डेंसिटी है उससे ज़्यादा बारिश आएगी तो बुरे हाल होंगे। दिल्ली डूबा है, अभी पीछे ही आतिशी धरने पर बैठी थी कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा और तीसरे दिन परमात्मा ने इतना पानी दे दिया कि दिल्ली डूब गई। हमने पिछले साल बाढ़ देखी है, हरियाणा में 95 के बाद पहली बार था कि 12 जिले डूबे हो। तो ये नेचुरल कैलेमिटी के आगे तो केदारनाथ इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि आपने नेचुरल फ्लो को बिल्डिंग्स बना बना के रोक लिया और रोकने के बाद जब फ्लो आया तो पानी के भाव में एक मंदिर बचा और सब कुछ ले गया। आप इस तरह के डेवलपमेंट के खिलाफ हैं या फिर सिचुएशन के हिसाब से ढल भी जाते हैं? नहीं, जब तक प्लान्ड डेवलपमेंट नहीं करोगे और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं करोगे कोई शहर आबाद नहीं। दुबई जैसे स्टेट ने अननेचुरल रेनफॉल किया जिसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं। 4 दिन तक दुबई डूबता रहा। प्लान्ड है मगर आपने उस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया क्लाउड सीडिंग कर। चाइना ने, मैं गया था 2008 ओलंपिक्स में, जब ये विजेंदर और दिनेश और ये सारे बॉक्सर्स हमारे पार्टिसिपेंट थे, सुशील रेसलर था। ओलंपिक्स की ओपनिंग में बारिश ना हो जाए, क्लाउड सीडिंग करा दी। 3 दिन बाद इतनी बारिश हुई कि ओलंपिक स्टेडियम की छत टूट गई। तो आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ करेगी। आपने आतिशी की बात की, हमेशा होता है क्योंकि दिल्ली, हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली की ही जर्नलिज्म ज़्यादातर चल रही होती है। दिल्ली में हमेशा आम आदमी पार्टी ये शिकायत करती रहती है कि हरियाणा उन्हें पानी नहीं देता है। जब भी गर्मी शुरू होती है मार्च के बाद से, तो जून जुलाई तक दिल्ली वालों के पास पानी पीने के लिए नहीं होता है। दिल्ली में अमूमन दूसरे जगहों पे पीने का पानी होना एक लग्जरी है, लेकिन दिल्ली में पानी का होना ही एक लग्जरी है। देखिए, आपको एक चीज में, जब आप दिल्ली के पानी की शेयर की बात करते हैं, हाँ। इस देश में कोई एक नीले हाथी को नहीं छेड़ना चाहता। आपको पता है ब्लू एलिफेंट क्या है? आप बताइए। जनसंख्या। दिल्ली की जनसंख्या जब पानी का बंटवारा हुआ आज से आधी थी, उस हिसाब से तो पानी पर्याप्त है। जनसंख्या 2.5 गुना होगी, उस हिसाब से पानी पूरा नहीं। मगर क्या यूनियन गवर्नमेंट प्लान कर पाई, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, कि जो 3 डैम्स यमुना पे बनने थे, कसाऊ, लखवार और रेणुका, एक पे अब काम शुरू है हमारे रिजीम में। जब हरियाणा ने अपना शेयर डाल दिया, यूटी ने डाल दिया और पंजाब ने और दिल्ली ने डाल दिया, तब काम शुरू हुआ। जब तक हम प्लान्ड डैम्स बनाएंगे नहीं और पानी को नॉन रेनफॉल टाइम में कैचमेंट में रख के सप्लाई नहीं दे पाएंगे, ये समस्या तो चलती रहेगी। आज 140 करोड़ हैं, शायद 5 साल बाद बैठे तो 150 हो जाए, 5 साल उसके बाद बैठे तो 170 हो जाए। जिस हिसाब से पिछले 40 साल में आबादी देश की बढ़ी है, रोड, वाटर, सीवेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये आप प्लान नहीं कर सकते। और उस नियंत्रण के ऊपर मैं तो पार्लियामेंट में बोला हुआ हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, कोई बोलना भी नहीं चाहता। एक पत्रकार ने मेरे को कहा था, यू हैव टच्ड द ब्लू एलिफेंट टुडे। तो मैंने कहा नीला हाथी होता नहीं, कहते इसीलिए तो तूने छू दिया।
कि सबको पता है परेशानी कहाँ है, मगर कोई उस पर चर्चा नहीं करना। सही बात है, इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। मैं वही बात कह रहा था ना कि मैं जब इंटरव्यू करता हूँ उनका, या पिछले दिनों मैं सौरभ भारद्वाज के साथ बैठा था, उनसे इंटरव्यू कर रहा था, तो यही सारी समस्या थी। एक तो एलजी काम नहीं करने देते, और दूसरा तो वो तो गवर्नमेंट से पानी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, कौन काम नहीं करने देता, कौन नहीं करता, मगर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग शुड बी प्रायोरिटी ऑफ स्टेट एंड सेंटर। आखिरी सवाल, क्या 4.5 साल में आपको कभी ऐसा लगा कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है, या फिर आप आज भले उनसे अलग हो गए हैं और अभी भी मानते हैं कि उन लोगों ने 5 साल में अच्छा काम किया है? नंबर क्या देंगे आप? देखिए, मैं अपने आप को कोई नंबर नहीं दे सकता। जब तक मैं हिस्सा था, अगर उसको मैं रेट ना करूं और सैनी साहब को रेट करूं, तो वो तो नॉन स्टॉप की जगह फुल स्टॉप चीफ मिनिस्टर बन गए। जितनी परियोजनाएं अच्छी थी उनको भी रोक के चले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, और मुबारक आपको आपके चुनाव के लिए। शुक्रिया।